हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड सबीहा। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टेज टू एक्सीलेंस, जहां पर आपको बीएड से रिलेटेड हर एक वीडियोस मिलेगी। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं और ये आपको हेल्प करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो पसंद आता है तो एंड में लाइक ज़रूर कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट प्रोसीडेड. So, the first question of today's session is the science which deals with the study of living objects is called dash. मतलब हम कौन से साइंस में लिविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, उसको स्टडी करते हैं. ऑप्शंस रहे ये: बॉटनी, जूलॉजी, पैथोलॉजी या फिर बायोलॉजी. तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. लिविंग ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं हम बायोलॉजी में. सो द आंसर डी इज करेक्ट. बॉटनी में हम क्या करते हैं? बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं. जूलॉजी में एनिमल किंगडम के बारे में स्टडी करते हैं. और पैथोलॉजी में तो सिंपल है, डिजीज़ के बारे में स्टडी किया जाता है, पढ़ा जाता है. ठीक है ना. तो बायोलॉजी में लिविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी होती है. सो आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस. बायोलॉजिकल साइंस पढ़ाने का एम्स और ऑब्जेक्टिव्स इनमें से क्या होना चाहिए? ऑप्शंस रहे ये: to give knowledge about health and hygiene, to develop skills, to develop awareness about environmental issues, या फिर all of the above. सो बायोलॉजिकल साइंस पढ़ाने का यही मकसद होता है टीचर का, बच्चों को, कि उनको हेल्थ और हाइजीन की एक बेसिक नॉलेज हो जाए. ठीक है ना. तो जिससे वो अपने हेल्थ और हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे और उनको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ उनके सेहत के लिए अच्छी है और कौन सी चीज़ उनकी सेहत के लिए बुरी है. तो ये चीज़ एक नॉलेज हो जाती है इस चीज़ से. टू डेवलप स्किल्स, बच्चों के अंदर स्किल्स को डेवलप करना. अगर हम उनको लैब में लेके जाते हैं तो उनके अंदर ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ती हैं. वो चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं एक्सपेरिमेंट कर करके. उनके अंदर हम ड्राइंग स्किल को इम्प्रूव करवा सकते हैं, डेवलप करवा सकते हैं. तो ऐसे कई सारे स्किल्स हम डेवलप करवा सकते हैं बच्चों के अंदर बाय टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस. राइट. टू डेवलप अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंटल इश्यूज़, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को लेकर उनके अंदर अवेयरनेस डेवलप करें. अब मैन क्या है, एक इंसान क्या है, इन्वायरमेंट का एक पार्ट है. उसको उसके इन्वायरमेंट का ख्याल रखना ज़रूरी है क्योंकि वो उसी इन्वायरमेंट में रहता है ना. तो एक इंसान बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने इन्वायरमेंट का ख्याल रखने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए. तो इसीलिए इन्वायरमेंटल इश्यूज़ का जानना भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है. सो ये सारे ही ऑप्शंस करेक्ट है. ये सारे ही ऑब्जेक्टिव्स, एम्स होने चाहिए बायोलॉजिकल साइंस को पढ़ाते वक्त. इसीलिए हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज through the study of biology, people develops thinking, reasoning, observation, interpretation, etc. All these are the characteristics of dash. मतलब बायोलॉजी को पढ़ने से एक इंसान के अंदर, एक बच्चे के अंदर क्या क्या चीज़ें डेवलप होंगी? थिंकिंग, रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन और इंटरप्रिटेशन. सो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं, ये सारे फीचर्स किसके हैं? ऑप्शंस रहे ये: इंटेलेक्चुअल वैल्यू, साइकोलॉजिकल वैल्यू, वोकेशनल वैल्यू या फिर एस्थेटिक वैल्यू. तो देखो, जो थिंकिंग, रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन और इंटरप्रिटेशन है, ये सब हम कब कर सकते हैं? जब हमारा माइंड काम करेगा. और ये सब माइंड से रिलेटेड है. ठीक है. तो जो भी माइंड से रिलेटेड होगा वो क्या होगा? इंटेलेक्चुअल वैल्यू होगा. अंडरस्टूड. सो द आंसर इज ऑप्शन ए, इंटेलेक्चुअल वैल्यू. एस्थेटिक वैल्यू क्या होता है? एक इंसान को ना प्लेजर मिलता है जब वो इन्वायरमेंट के बारे में, नेचर के बारे में जानता है, क्योंकि उसके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसका आंसर उसको बायो में या उसको पढ़ने से, स्टडी करने से मिल जाता है. तो वो होता है एस्थेटिक वैल्यू. वोकेशनल वैल्यू किसको बोलते हैं? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो साइंस को चूज़ करते हैं, साइंस स्ट्रीम को चूज़ करते हैं, बायो पढ़ते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोफेशंस है. सो दैट इज़ वोकेशनल वैल्यू. और इंटेलेक्चुअल वैल्यू तो आपको समझ ही गया होगा, जिसमें रीजनिंग, इमेजिनेशन, एक बच्चे की मेमोरी, ऑब्जर्वेशन पावर, कॉन्सेंट्रेशन पावर, ये सब चीज़ जब बढ़ती है, मेंटल फैकल्टीज जब डेवलप होती है, तो वो हो जाता है इंटेलेक्चुअल वैल्यू. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन. सीसीई का इनमें से क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हमें बताना है. ऑप्शंस रहे ये: इट इंक्रीजेज द वर्कलोड ऑन स्टूडेंट्स बाय टेकिंग मल्टीपल टेस्ट. ये बच्चों के अंदर वर्कलोड को इंक्रीज कर देता है क्योंकि मल्टीपल टेस्ट इसमें लिया जाता है.
इट रिप्लेसेस मार्क्स विद ग्रेड्स, ये मार्क्स को रिप्लेस कर देता है किससे, ग्रेड से, मतलब इसमें मार्क्स नहीं दिया जाता है, ग्रेड्स दिया जाता है, ABCD लाइकवाइज। इट इवेल्युएट एवरी एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ये बच्चों के हर एक एस्पेक्ट को इवेल्युएट करता है, चेक करता है, जांचता है। एंड लास्ट इज इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एग्जाम फोबिया, ये एग्जाम का डर बच्चों के अंदर से कम करता है, निकालता है, रिड्यूस करता है। सो इसमें से CCE का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, करेक्ट वन, ये हमें बताना है, और ऑप्शंस रहे ये सारे, ठीक है। तो अगर फर्स्ट की मैं बात करूं तो हमारा ये मकसद बिल्कुल भी नहीं रहता है कि हम मल्टीपल टेस्ट लेके बच्चों के अंदर वर्कलोड को बढ़ा दे, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, बल्कि बच्चों के अंदर हम टेस्ट लेके उनके वर्कलोड को कम कर देते हैं, ताकि एंड में जब उनका फाइनल एग्ज़ाम लिया जाए तो उन पर ज़्यादा वर्कलोड ना हो। ओके, और बाकी BCD तीनों ही करेक्ट है। CCE में ग्रेड्स दिया जाता है, मार्क्स नहीं दिया जाता है, और यहाँ पर बच्चों के हर एक एस्पेक्ट को इवैल्यूएट कर किया जाता है, चाहे वो जो है करिकुलर एक्टिविटीज़ से किया जाए या को करिकुलर एक्टिविटीज़ से किया जाए। तो स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक हर एक एस्पेक्ट को यहाँ पे चेक किया जाता है। और बच्चों के अंदर एग्ज़ाम फोबिया, मतलब एग्ज़ाम को लेकर जो डर रहता है उसको भी कम किया जाता है। तो BCD ये करेक्ट है, A रॉन्ग है। सो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन C, B, C एंड D आर करेक्ट। अंडरस्टूड। CCE से रिलेटेड एक वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी, अगर आपने मिस कर दी है गाइस तो लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, आप ज़रूर देख लेना। CCE से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और आपको MCQs भी एक्स्ट्रा वहाँ पर प्रोवाइडेड है जो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम्स में। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैच द आइटम्स ऑफ सेट 1 विद सेट 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सेट 1 और सेट 2 के आइटम्स को मैच करना है और बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या है। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फॉर्मेटिव असेसमेंट की, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, जब हम बच्चों को असेस करते हैं ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, मतलब इंस्ट्रक्शन देते टाइम ही अगर हम बच्चों को असेस कर रहे हैं कि उनको हमने जो भी पढ़ाया तो उसकी कितनी नॉलेज हुई, क्या समझा उनको, क्या नहीं समझा, तो वो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। और जो भी बच्चों को डाउट्स होते हैं वो अगर हमारे इंस्ट्रक्शन देते टाइम ही पूछते हैं तो ये सब किस में आ जाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में। ठीक है, तो अगर मैं एग्जाम्पल इसका दूँ तो आ जाता है क्विज और डिस्कशन, और प्रोजेक्ट्स भी आ जाते हैं, और प्रेजेंटेशन भी आ जाता है, ग्रुप एक्टिविटीज़ भी आ जाते हैं। तो ये सब करके हम बच्चों को असेस कर सकते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल है फॉर्मेटिव असेसमेंट के। ओके, सम्मेटिव असेसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो सम्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, अगर हम बच्चों को असेस करते हैं आफ्टर इंस्ट्रक्शन देने के बाद अगर हम उनकी नॉलेज को चेक करते हैं तो वो हो जाता है सम्मेटिव असेसमेंट। जैसे कि हमारा एनुअल एग्जाम कब होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर। क्यों होता है, क्योंकि उससे पता चलता है कि एक बच्चे को ओवरऑल, मतलब पूरे साल भर में क्या चीज़ जो भी पढ़ाई गई उसको कितना समझा, तो वो हो जाता है सम्मेटिव असेसमेंट में। इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाते हैं, एनुअल एग्जामिनेशन, हमारे टेस्ट, हमारे पेपर्स, तो ये सारे एग्जाम्पल है सम्मेटिव असेसमेंट के, राइट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बच्चों को डायग्नोस किया जाता है, चेक किया जाता है कि उसको मतलब क्या प्रॉब्लम है, उसके लर्निंग एरियाज़ में क्या प्रॉब्लम है, सबसे पहले डायग्नोस किया जाता है, फिर उसके बाद में उसको रेमेडी दी जाती है, जो हो जाता है रेमेडियल टीचिंग, कि हमको अब करना क्या है, उस चीज़ को कैसे ख़त्म करना है, डायग्नोस करने के बाद वो चीज़ होती है। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट में क्या आ जाता है, हम लर्निंग एरियाज़ में प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करते हैं। लास्ट क्या है, CCE का फुल फॉर्म क्या है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसमें हम बच्चों को जो है असेस करते हैं, ओवरऑल हम बच्चों को डेवलप करते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको क्लियर हुई। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट का सेट 2 में क्या आएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि हम क्विज और डिस्कशन से बच्चों को असेस कर सकते हैं, तो फर्स्ट का आएगा बी। सेकेंड क्या है, सम्मेटिव असेसमेंट हम करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, है ना। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ग्रेडिंग द फाइनल लर्निंग आउटकम्स, मतलब फाइनल लर्निंग आउटकम्स को ग्रेड देने के लिए जब हम मार्क्स देते हैं, ग्रेड देते हैं बच्चों को कि उसने कितना लर्निंग किया अपना, तो यह आ जाता है सम्मेटिव असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट में बच्चों को हम डायग्नोस करते हैं,
क्या डायग्नोस करते हैं कि लर्निंग एरियाज में उनको क्या प्रॉब्लम्स है वो फाइंड आउट करने के लिए। तो ऑप्शन डी आ जाएगा, CCE आ जाएगा, कवर्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट। हर एक स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के हर एक एस्पेक्ट को कवर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट का बी, सेकेंड का ए, थर्ड का डी एंड फोर्थ का सी। अंडरस्टूड नाउ? Now the next question is, an objective test is so named because the system of scoring is dash rather than dash. ऑब्जेक्टिव टेस्ट को ये नाम दिया गया है क्योंकि इसमें सिस्टम ऑफ स्कोरिंग जो रहता है वो डैश है rather than dash. ऑप्शंस रहे ये सारे। अब देखो ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्या होता है, जैसे कि हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो जाते हैं, हमारे मैच द फॉलोइंग है, ट्रू और फॉल्स है, या फिर वन वर्ड आंसर जो रहता है, वो सब ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आ जाते हैं, जिसमें टीचर की बायसनेस काम नहीं आती है। अगर बच्ची का पेपर एक टीचर चेक करे या 4 टीचर चेक करे, उसका आंसर अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर उसका आंसर बी है तो कितनी भी टीचर्स चेक करे उसका आंसर बी ही रहेगा, राइट। अगर ट्रू और फॉल्स है तो उसका आंसर अगर ट्रू है तो कितनी भी टीचर चेक करे उसका आंसर ट्रू ही रहेगा, करेक्ट है। तो इसीलिए उसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी इसको कहा जाता है। और सब्जेक्टिव किसको कहा जाता है, जैसा हम स्टोरी फॉर्मेट में जो आंसर लिखते हैं, जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया है, हमें आंसर लिखना है खुद के परसेप्शन के हिसाब से या फिर खुद की नॉलेज के हिसाब से, तो उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव टेस्ट, जिसमें टीचर के अपने पर्सनल बायसनेस भी काम आते हैं, टीचर की अपनी खुद की ओपिनियन भी रहती है। अगर बच्चे का पेपर एक से ज़्यादा टीचर चेक करेगी तो बच्चे के मार्क्स वेरी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें टीचर की अपनी अपनी नॉलेज रहती है, वो अपने हिसाब से बच्चों को उसमें मार्क्स देती है, तो मार्क्स में थोड़ा डिफ़र हो सकता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में मार्क्स बिल्कुल भी डिफ़र नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर अगर बी है तो बी मैं बताऊं तो भी बी रहेगा, और कोई और टीचर के पास ये आंसर जाए, ये क्वेश्चन जाए, तो उसका आंसर वो भी बी ही बताएंगी, क्योंकि इसका आंसर बी ही है। ठीक है, तो समझ में आया ऑब्जेक्टिव टेस्ट किसको बोलते हैं और सब्जेक्टिव टेस्ट किसको बोलते हैं। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन बी, ऑब्जेक्टिव रैदर देन सब्जेक्टिव। अब क्लियर हुआ, ऑब्जेक्टिव टेस्ट हमारा हमेशा क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, सब्जेक्टिव नहीं रहेगा। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेट द मीनिंग ऑफ कॉम्प्रीहेंशन इन ब्लूम्स टेक्सोनोमी। ब्लूम की टेक्सोनोमी में कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है। ऑप्शंस रहे ये। तो देखो ब्लूम ने अपनी टेक्सोनोमी कब दी थी, 1956 में, राइट। और उनकी ही टेक्सोनोमी को रिवाइज किसने किया था, एंडरसन एंड क्रैथहॉल ने। कौन से ईयर में, 2001 में। तो ये सारी चीज़ आप याद रखना, ओके। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि ब्लूम की टेक्सोनोमी में कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले जो लेवल आ जाता है वो है नॉलेज। नॉलेज के बाद आता है कॉम्प्रीहेंशन। नॉलेज में बच्चा क्या करता है, अपने इंफॉर्मेशन को रिकॉल करता है, बोलता है, ठीक है, उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन रहती है उसको रिकॉल करता है, मतलब बोलता है। कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है, जो भी टीचर पढ़ाती है उसके मीनिंग को वो ग्रास्प करता है, मतलब समझता है, कॉम्प्रीहेंड करता है। कॉम्प्रीहेंशन मतलब मीनिंग को ग्रास्प करना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, समझ में आई बात। तो ब्लूम की टेक्सोनोमी से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, वो भी आप जाकर देख सकते हो। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अचीवमेंट टेस्ट आर कॉमनली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ। अचीवमेंट टेस्ट को जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें हमारा मकसद क्या होता है, हमारा पर्पस क्या होता है। ऑप्शंस रहे ये। मेकिंग सेलेक्शन फॉर स्पेसिफिक जॉब, स्पेसिफिक जॉब में सेलेक्शन होने के लिए, करने के लिए, या फिर सेलेक्टिंग कैंडिडेट्स फॉर अ कोर्स, एक बच्चों को एक कोर्स में सेलेक्ट करने के लिए। आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ लर्नर्स, बच्चों के स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानने के लिए, पहचानने के लिए। या फिर असेसिंग द अमाउंट ऑफ लर्निंग आफ्टर टीचिंग, पढ़ाने के बाद बच्चों की लर्निंग को चेक करने के लिए, असेस करने के लिए कि कितनी हुई कितनी नहीं हुई। तो बहुत ही सिंपल है, अचीवमेंट टेस्ट हम तब करते हैं, हमारा पर्पस, हमारा मकसद यही होता है कि पढ़ाने के बाद एक बच्चे की लर्निंग कितनी हुई है उसको असेस करते हैं, उसको चेक करते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। अंडरस्टूड? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड अचीवमेंट टेस्ट। इनमें से कौन सा अच्छे अचीवमेंट टेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। नाउ द ऑप्शन इज
रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, एम्बिग्यूटी या फिर वैलिडिटी। तो देखो रिलायबिलिटी को समझो क्या होता है। रिलायबिलिटी मतलब बच्चों के टेस्ट रिजल्ट कंसिस्टेंट होने चाहिए। अगर कोई बच्चे ने आज एग्जाम दिया है, आज टेस्ट दिया है, तो अगर उसका सेम टेस्ट, सेम क्वेश्चन कल आता है और कल उसका टेस्ट लिया जाता है और कल उसके कुछ और मार्क्स आ रहे हैं, तो मतलब टेस्ट रिलायबल नहीं है। तो एक अच्छा अचीवमेंट टेस्ट तभी होगा जब वो रिलायबल होगा, मतलब बच्चों के टेस्ट रिजल्ट कंसिस्टेंट आए। ठीक है। सेकंड, अगर मैं बात करूँ ऑब्जेक्टिविटी की, तो ऑब्जेक्टिविटी क्या है? अगर एक बच्चे का पेपर एक टीचर चेक करे या दो टीचर चेक करे, बच्चों के मार्क्स सेम ही हो, और अगर डिफर करे भी तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन चलेगा, ज़्यादा नहीं चलेगा। अगर ज़्यादा होगा तो मतलब ऑब्जेक्टिविटी लो है, बहुत ही लो है अचीवमेंट टेस्ट की। तो एक अच्छा अचीवमेंट टेस्ट तभी होगा जब ऑब्जेक्टिविटी हाई होगी। क्लियर है? मतलब कितनी भी टीचर चेक करे, बच्चों के आंसर उतने ही हो, डिफर ना करे। एम्बिग्यूटी मतलब स्टेटमेंट्स जो हैं उसको समझना मुश्किल हो। यहाँ पर स्टेटमेंट्स का मतलब हो रहा है हमारा जो क्वेश्चन हो, और अगर बच्चों को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो वो आंसर क्या करेंगे? तो ये हमारा अच्छे अचीवमेंट टेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। लास्ट है हमारा वैलिडिटी। वैलिडिटी मतलब जो भी टेस्ट हो रहा है, ठीक है, अगर बायोलॉजी का टेस्ट है तो उसमें बायो से रिलेटेड ही क्वेश्चन हो, फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस ना हो। तो जिस चीज़ के लिए जो टेस्ट बनाया गया है उसमें वही क्वेश्चन हो, तभी ही वो अच्छा अचीवमेंट टेस्ट होगा। सो वैलिडिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारे गुड अचीवमेंट टेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सा है? रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी और वैलिडिटी। और कौन सा नहीं है? वो है एम्बिग्यूटी। सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज when and where was the concept of micro teaching developed? माइक्रो टीचिंग कंसेप्ट कब और कहाँ डेवलप किया गया है? ऑप्शंस रहे ये: अमेरिका 1963, ब्रिटेन 1959, फ्रांस 1972 या फिर इटली 1955। तो देखो मैंने माइक्रो टीचिंग आपको बताया है क्या होता है। माइक्रो टीचिंग मतलब टीचिंग को शॉर्ट करके, छोटा करके पढ़ाया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट को अमेरिका में 1963 में डेवलप किया गया है। अमेरिका में कहाँ पर? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जो कि कैलिफोर्निया में है। और 1963 मतलब 1963 को ये कॉन्सेप्ट लाया गया है ड्वाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा। ठीक है, नाम भी आपको याद रखना है, ड्वाइट डब्ल्यू एलन ने ये कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था। अगर आपसे पूछ लेता है इंडिया में किसने डेवलप किया, तो आप लिखना इंडिया में 1967 में जो है डी तिवारी ने ये कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था इलाहाबाद में। क्लियर है? तो माइक्रो टीचिंग को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में, अमेरिका में जो है 1963 में डेवलप किया गया ड्वाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा, और इंडिया में 1967 में डी तिवारी ने ये कॉन्सेप्ट को लाया है, डेवलप किया है। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्केल्ड डाउन टीचिंग सिचुएशन? इनमें से कौन सा स्केल डाउन टीचिंग सिचुएशन है? ऑप्शंस रहे ये: मैक्रो टीचिंग, टीम टीचिंग, कोऑपरेटिव टीचिंग या फिर माइक्रो टीचिंग। तो देखो माइक्रो टीचिंग को स्केल डाउन टीचिंग कहा जाता है बिकॉज यहाँ पर हर एक चीज़ जो है कम कर दी गई है। यहाँ पर एक क्लास में नंबर ऑफ पीपल्स भी बहुत कम होते हैं, 5 to 10 होते हैं। टाइम भी एक टीचर को कम दिया जाता है, 5 से 10 मिनट दिया जाता है। इसलिए इसको जो है स्केल डाउन टीचिंग कहा गया है, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ हमको कम समय में कम से कम करनी है। ठीक है, हमको एक ही टॉपिक बच्चों को पढ़ाना है, एक ही टॉपिक एक ही टाइम में एक्सप्लेन करना है, और यहाँ पर टीचर अपनी एक ही स्किल को एक ही टाइम पर डेवलप कर सकती है। ट्रेडिशनल टीचिंग में हम बहुत सारे स्किल एक टाइम पर डेवलप कर सकते हैं, लेकिन माइक्रो टीचिंग में एक स्किल एक टाइम पर डेवलप होती है। नंबर ऑफ पीपल्स कितने होते हैं? 5 से 10। टाइम कितना दिया जाता है? 5 से 10 मिनट। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। स्किल्ड आउट टीचिंग इसलिए किसको कहा जाता है? माइक्रो टीचिंग को। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेलीविजन इज सुपीरियर टू रेडियो एज अ टीचिंग एड बिकॉज। टेलीविजन सुपीरियर है रेडियो से एज अ टीचिंग एड बिकॉज। ऑप्शंस रहे ये। तो देखो यहाँ पर साइज वाइज बात नहीं हो रही है, हमको साइज में नहीं बताना है कि टेलीविजन बड़ा है सुपीरियर से। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि टीचिंग एड के लिए सबसे अच्छा और सुपीरियर टीवी रहेगा एज कंपेयर टू रेडियो। क्यों ये हमें
बताना है। ऑप्शंस रहे ये, सबसे पहला क्या बोल रहा है, इट ऑफर्स साउंड एंड साइट इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, मतलब हम इसको सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं और हम अच्छे से इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आप जब न्यूज़ देखते हैं तो न्यूज़ को हम सुनते भी हैं और हम देखते भी हैं, तो यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन को अच्छे से जो है ग्रास्प कर सकते हैं, अच्छे से दिमाग में रख सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हम इसीलिए टेलीविज़न को एज अ टीचिंग एड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को इस पर दिखाई भी देगा इंफॉर्मेशन और सुनाई भी देगा, तो इसीलिए इसको सुपीरियर कहा गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लूम्स टेक्सोनोमी हैज डैश लेवल्स लर्निंग अरेंज्ड इन हायरार्किकल वे। ब्लूम की टेक्सोनोमी में कितने लेवल्स होते हैं जो हायरार्किकल वे में अरेंज्ड होते हैं, मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ होते हैं। ऑप्शंस रहे ये 5, 6, 7 या 8। तो ब्लूम की टेक्सोनोमी में 6 लेवल होते हैं। ठीक है, सबसे पहले लेवल का नाम होता है नॉलेज, फिर सेकंड आता है कॉम्प्रिहेंशन, देन एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, देन सिंथेसिस और लास्ट में आता है इवैल्यूएशन। ओके, ये ब्लूम की टेक्सोनोमी, ओरिजिनल टेक्सोनोमी की बात हो रही है। ओरिजिनल टेक्सोनोमी में भी 6 लेवल है और रिवाइज टेक्सोनोमी में भी 6 ही लेवल्स है, बस जो है नाउन और वर्ब फॉर्म में चेंज हो गए हैं। ब्लूम की टेक्सोनोमी में 1956 में दिया गया था ब्लूम ने, और उसी की टेक्सोनोमी को रिवाइज किया था एंडरसन एंड क्राथहॉल ने 2001 में। क्लियर है बात? सो द हियर द आंसर इज ऑप्शन बी 6। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द सेंटर पॉइंट ऑफ अ लेसन प्लान। लेसन प्लान का सेंटर पॉइंट इनमें से कौन होता है? ऑप्शंस रहे ये, प्रिंसिपल, टीचर, पेरेंट्स या फिर स्टूडेंट्स। तो देखो, लेसन प्लान हम किसके लिए बनाते हैं? अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाते हैं कि उनको हमें कैसे पढ़ाना है, कैसे टीचिंग एड यूज़ करना है, एंड में उनको कैसे इवैल्यूएट करना है। तो लेसन प्लान का हमेशा सेंटर पॉइंट कौन होता है? स्टूडेंट्स होते हैं। क्लियर है? सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन इज अ डायग्राम स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स। द स्टेटमेंट मीन्स दैट द टीचर शुड। इसका मतलब ये है कि 1000 वर्ड बोलने से अच्छा है हम बच्चों को एक डायग्राम दिखा दें, तो वो एक डायग्राम जितना अच्छा बोलेगा, जितने अच्छे से वो डायग्राम से बच्चे समझेंगे, उतना अच्छा शायद हमारे 1000 वर्ड से ना समझें। तो ये स्टेटमेंट से एक टीचर को क्या करना चाहिए? ऑप्शंस रहे ये, यूज डायग्राम्स इन टीचिंग, पढ़ाते वक्त डायग्राम यूज़ करना चाहिए, स्पीक मोर एंड मोर इन क्लास, क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बोलना चाहिए, नॉट स्पीक टू मच इन क्लास, क्लास में ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, या फिर यूज़ टीचिंग एड्स इन द क्लास, क्लास में टीचिंग एड यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, हमें क्लास में टीचिंग एड यूज़ करना चाहिए। टीचिंग एड यूज़ करने से बच्चों को हम अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल वे में समझा सकते हैं। अगर हमें सपोज पढ़ाना है मस्कुलर फोर्स के बारे में, ठीक है, स्मॉल चिल्ड्रन है 5th स्टैंडर्ड के, और हमें उनको पढ़ाना है कि मस्कुलर फोर्स क्या होता है। अब अगर मैं वर्बली बोलूं तो शायद उनको ना समझे कि मस्कुलर फोर्स क्या होता है, लेकिन अगर वहीं पर मैं एक पिक्चर यूज़ कर लूँ, एक पिक्चर में एक मैन है, वो कुछ लिफ्ट को उठा रहा है या फिर कोई डंबल यूज़ कर रहा है, ठीक है, उसको उठा रहा है, तो यहाँ पर उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ, जहाँ पे मसल का यूज़ होता है उसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। तो ये चीज़ उनको ज़्यादा अच्छे से दिमाग में रहेगी। तो टीचिंग एड हम यूज़ कर सकते हैं बच्चों को बहुत ही ब्यूटीफुल वे में कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, और बहुत ज़्यादा बोलने से अच्छा हम एक डायग्राम के ज़रिए बच्चों को समझा दें, ताकि उनको वो नॉलेज बहुत ज़्यादा देर तक लॉन्ग टर्म में याद रहें। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर हमारा सेशन आज का ख़त्म होता है गाइस। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर नहीं किया है तो, और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।